research paper. एंड तो आपने सर रिसर्च पेपर क्या बोलना? रिसर्च पेपर था आपने वो स्टडी किया? मैंने वीडियो देखा उसका, 1 आवर का वीडियो देखा। स्टडी करने के लिए थोड़ा सा जो डाउनलोड किया वो इतना बढ़िया नहीं था। इनसाइट्स क्या है सर? रिसर्च पेपर डाउनलोड करना था ना सर वो। डाउनलोड तो किया है। रिसर्चर बनना है तो रिसर्च पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ पढ़ूंगा, लेकिन टाइम नहीं लगा, मैं वीडियो देख पाया खाली। हाँ तो क्या इनसाइट्स है? अभी इनसाइट्स नोट नहीं की। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सर? पिछला स्टेप नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दैट्स राइट। ओके, इनसाइट्स मैं आपको संडे तक दे देता हूँ। हाँ तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, आप मुझे इनसाइट्स दो। और ठीक। लेट्स लेट्स अगेन रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न एंड ठीक। तो इसमें जो एलन ट्यूरिन है वो ये कहता है कि हमें मतलब उसको। उससे पहले मैं आपके बताने से पहले क्या मैंने जो समझा है वो बोलूँ क्या मैं? हम्म, शुड आई स्पीक दैट? So what I have understood is कि Alan Turing posed a question around 50 years ago in 1950. Can machines think? And to this he proposed an experiment. On one side, a judge was made to sit, and on another side, a man and a woman separately were made to sit. Both were talking to him through typing. no, They were that not is allowed a to speak. Turing test. Yes. I'm talking about the paper which is which he has written. Can machines think? Yes, he concludes that yes, they can think. And in the paper, he has given 9 objections and he has answered them. And ultimately, he concludes that machines can think. तो आपने इनसाइट्स निकाली है ना सर? लिखी नहीं है। लिखने हैं ना सर, तभी क्लैरिटी आएगी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। राइट। यस। ठीक है। तो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के फादर को फादर बोला जाता उनको, एलन ट्यूरिन को। यस। तो कंप्यूटर साइंस और उनका ट्यूरिन अवार्ड दिया जाता है जो 1 मिलियन US डॉलर्स का होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो उसके लिए वो दिया जाता है। तो उसके बाद आपका जो प्रेस्टीज है वर्ल्ड में, मतलब आपका लेवल अलग होता है। यू आर इनटू लाइक कुछ नंबर्स में ही आप होते हो व्हेन यू गेट ट्यूरिन अवार्ड, बिकॉज दैट इज गिवन टू ए फॉर ए ब्रेक थ्रू विद दिस। तो उनको फादर इसलिए बोला गया क्योंकि ही कैन थिंक बियॉन्ड हिज टाइम। मतलब यस। अभी भी हम सुपर इंटेलिजेंस तक हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैन मशीन्स थिंक, और जब तक वो सोचेगी नहीं तब तक वो पेपर रेलेवेंट रहेगा। दैट इज द पावर ऑफ उसका रिसर्च पेपर का, इतना पावर है, और उसकी वजह से ही उसको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है। ठीक है। यस। तो ये पेपर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं पढ़ने? बिकॉज इससे एब्स्ट्रैक्ट से आपको समझ आएगा, उसकी डिटेल से आपको समझ आएगा कि जो फाउंडर्स है एआई के वो कैसे सोचते थे। माविक मिकिन्जी है, एलन न्यूअल है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना, उनके बारे उनका वर्क पढ़ना। माविक मिकिन्जी स्पेंट 50 years, कितने ओ। साल? 50 यस। साल अपनी लाइफ ही बिता दी एआई को बनाने में। और स्टैमफर्ड जो लैब है, अभी वर्ल्ड में स्टैमफर्ड को वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बोला जाता है। ओके। आप लिख रहे इज हो? ऑल बिकॉज। हाँ। ठीक है।
इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लिखो, सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुनना ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी है, और कीवर्ड्स आप लिख सकते हो, और आपको तो रिकॉर्डिंग मिलेगा ही, तो नो नीड टू राइट, अभी ध्यान देना है, ओके। सुनना है। ठीक है। तो माविक मैकेंजी ने 50 साल लगा दिए अपने लाइफ के साथ, हमें 5 घंटे किसी चीज़ पे लगाएं, 5 दिन लगाएं, 5 महीने लगाएं, तो सोचते हैं क्या कर रहे हैं। 50 साल लगा दिए, और वर्ल्ड में स्टैमफोर्ड वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एआई रिसर्च, और स्टैमफोर्ड से जो भी वर्ल्ड के ब्रेन्स निकले, चाहे वो गूगल के लैरी सेर्गे हो, या फिर अभी जो एनवीडिया के फाउंडर है, या कोई भी एआई का जो वर्ल्ड क्लास है, या जीपीटी के जो फाउंडर है ओपन एआई के, सैम एमएल। एल्टमैन, ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ स्टैमफोर्ड। स्टैमफोर्ड ने बहुत डीपली रिसर्च किया हुआ है। Actually, Mavic McKinsey has taken Alan Turing or Alan Newell, others also, जिनको फादर ऑफ एआई बोला जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर जंपिंग टू द टूल्स, के भाई अभी टूल आ गए, मतलब उन टूल्स आज ही नहीं आए, 70-100 ईयर्स से इवॉल्व हो रहे एआई के कॉन्सेप्ट्स, तो उनको समझना ज़रूरी है। अगर ठीक एक है। लॉन्ग टर्म काम करना है, अगर शॉर्ट टर्म चीज़ें करनी है, तो फिर ये टूल सीखो, वो टूल सीखो। तो अगर डीप रिसर्चर बनना है, तो फादर ऑफ एआई जो भी है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, कौन से एल्गोरिदम्स बनाए, कौन से मॉडल्स बनाए, कौन से पेपर्स लिखे, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, गॉट इट। राइट। तो यस, यस। ये चीज़ें ज़रूरी है समझने की। और फिर एलन न्यूअल हो गए, फिर हमारे एलन ट्यूरिन ने तो बहुत सारे, उन्होंने जब नाजीज ने, जब हिटलर अटैक कर रहा था इंग्लैंड पे, तो उन्होंने बनाई मशीन कॉल्ड ट्यूरिन मशीन। ट्यूरिन जो डिसाइफर किया कि जर्मन्स क्या लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बेस पे दे डिकोडेड कि जर्मन्स क्या कम्युनिकेशन करते हैं 19 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड। ठीक है, तो फिर उन्होंने जंग जीता बिकॉज ऑफ एलन ट्यूरिंग। या। तभी इन फादर्स, इन फाउंडर्स की जो हिस्ट्री है, उसको जानना ज़रूरी है, उनके पेपर्स, उनके रिसर्च को पढ़ना ज़रूरी है। वीडियो ठीक है, बट पेपर को भी पढ़ने का, वो कैसे सोचते थे, अगर हमें आगे ले जाना है, हमें उस चीज़ को किसी को बताना है, या खुद को सीखना है, तो उनके पेपर्स ही तो के थ्रू उनको जान पाएंगे ना, उनने कैसे लिखे पेपर। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा कि जो पेपर है उनका, वो लिंक पेपर आप, तो मैंने हाँ, पेपर तो मैंने डाउनलोड पढ़ना किया है, है। हाँ, ठीक उसको है। पढ़ना है। आप जब तक ना 50 पेपर पढ़ोगे, आपको रिसर्चर तभी आप बनोगे ना, आपको भी पेपर लिखना पड़ेगा फ्यूचर में, आपको रिसर्चर बनना है, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे वो, उसको समझना पड़ेगा, तब जाके। तो दो तरीके होते हैं रिसर्च पेपर को पढ़ने के, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो, तो एसेंस में कल, दूसरा हो गया पूरे पेपर को पढ़ो, और उसमें से मेन चीज़ों को अलग अलग सेगमेंट से पढ़ो, फिर कंक्लूजन पे जाओ, फिर एक दो बार, 2-3-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा टू गेट द सेंस। वो ऐसे समझ नहीं आता इनिशियली, जब तक एक स्किल बन जाता है, पेपर को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि जब आप प्रॉपरली इंसाइट्स लोगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि रिसर्च पेपर कैसे पढ़ते हैं। जब हम ठीक है। मॉडल बनाते हैं एआई का, तो हम हम्म। 100-200 रिसर्च पेपर पे मॉडल को ट्रेन भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका मॉडल जो स्ट्रांग बनता है, मॉडल जो स्मार्ट बनता है, वो रिसर्च पेपर से बनता है। उसको हम ट्रेन करते हैं डेटा से, जैसे करते हैं इसी तरह रिसर्च पेपर के ऊपर भी उसको ट्रेन करते हैं मॉडल को। वो जब आप
डीप एआई में जाओगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारी बुक्स के ऊपर ट्रेन करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर ट्रेन करते हैं, बहुत सारे ट्यून, बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस के ऊपर ट्रेन करते हैं, बहुत तरह के डेटा पे ट्रेन किया जाता है मॉडल को, तब वो जाके वर्ल्ड क्लास मॉडल बनता है। फिर वो हमारे लिए इनोवेशन और जीपीटी या बड़े बड़े जो भी एप्लीकेशंस है उनकी तरह काम करता है। अगर हमें उस लेवल का एआई को जानने वाला बनना है, एक्सेलेंस की तरफ जाना है, तो ये सब चीज़ें डीपली समझने पड़ेंगी, जिसको हम डीप ठीक रिसर्च कहेंगे, करनी पड़ेगी। ठीक ठीक है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी में जाना पड़ेगा टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा क्या था, आपको दूसरा होमवर्क क्या था सर? तो पिछले पीछे वाले तो दोनों मैंने सबमिट कर दिए थे, यही रह गया था बस। हाँ, ये पीछे सबसे वाले एक। इम्पोर्टेंट है। अभी आप स्क्रीन शेयर करो और एक उस पेपर को ओपन करो, लेट अस गो थ्रू इट, सी कि क्या आपको कहाँ समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी दैट। आया इसमें, यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद इसमें पेजेस 122 123 आ गए। कितने पेजेस हैं? यानी कि जो इसका ओपनिंग पेज के बाद इसमें सीधे 122 123 पेज आ गए। और अल्टीमेटली इट गोज टू, वैसे 14 पेज दिखाता है उसमें, तो ये इट गोज अप टू, लेट मी सी। हाँ, टोटल 14 दिखा रहा है, लेकिन इसमें पेज नंबर 145 तक गया। हाँ, 28 पेज का हो गया ये। टाइटल क्या है पेज का, पेपर का? आपने क्या पेपर सर्च किया सर? कैन मशीन्स थिंक ही बोला था आपने, और उस पे रिसर्च गेट पे बोला था ना आपने। हाँ, रिसर्च कंप्यूटिंग गेट पे कुछ मशीनरी एंड डेवलप। इंटेलिजेंस, राइट? हम्म, right। दोबारा से करूं क्या सर्च रिसर्च गेट पे? मैं एक मिनट सर, मैं आपको आपको मैं हाँ, आई जस्ट शेयर, आपको मैं सही पेपर भेजता हूँ सर। ओके। ये पेपर है सर, इसको डाउनलोड करो। तो व्हाट्सएप में भेजा आपने? व्हाट्सएप पे भेजा मैंने। ओके। 22 पेजेस का कीजिए। ठीक है सर, उसको ओपन करो सर। हाँ, ये ओपन है स्क्रीन पे, देखो। अच्छा, इसको वो वाला नहीं है? शेयर में ये नहीं आ रहा क्या? अच्छा, ओके, एक मिनट। अब विजिबल?
हाँ, दिस वन। ठीक है, इसका एक मूवी भी बना है, द इमिटेशन गेम। वो भी आप ओके, देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, उस पर लिखो। ओके। इससे आपका विजन ओपन होगा। व्हेन यू सी विजुअली, व्हेन यू रीड द पेपर, उससे आपको हिस्ट्री में आप जाओगे और देखोगे कि ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या बोल यस। रहा है? क्लियर? हम्म। सो आर यू देयर विद मी? यस, यस, यस। एम आई ऑडिबल? हाँ सर, इधर ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ सर वो देखो। तो यहाँ पे यस, यस। क्या इनिशियल में ही क्या बोल रहा है सर? आप इसको पढ़ो। Read the imitation game. I propose to consider the question, can machines think? This should begin with definitions of the meaning of the terms machine and think. हाँ, The तो अभी definitions इसको might, अभी रुको रुको, यहाँ पे रुकते हैं। दो चीजें वो hmm, बोल रहा है, एक बोल रहा है मशीन्स एंड बोल रहा है थिंक। तो मशीन्स को yes, क्या हम बोलते थे कि भाई ये तो सिंबल ही करेगी, ये तो सिंबॉलिक लॉजिक बाइनरी कंप्यूटेशन करेगा। थिंक विंक नहीं आता मशीन को। hmm, और उसके टाइम पे का पेपर, ये हाँ, 1950 की बात है जब ट्यूरिन ने लिखा है ना, 1950, hmm, तब की yes, बात yes, है yes, सर। hmm, ठीक है, तो वो क्या बोला कि yes, भाई लोग बोल रहे हैं कि मशीन्स एंड थिंक, दीज आर टू टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो मशीन्स कहाँ से hmm, सोचेंगी? और 1950 में कौन मानने वाला था आपको? hmm, मतलब 1950 इज अराउंड जब हम आज़ाद हुए थे। yes, yes, yes। उस समय तो फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज का चल रहा था। तो उस टाइम तक हाल- मुझे नहीं लगता तब कोई ये पेपर को डिस्कस भी किया होगा जब ये पब्लिश हुआ होगा। हाँ। hmm। उस समय it was very difficult to believe it. Nobody could have believed it. कौन बिलीव कर रहा है? मैं तो बोला 10 साल पहले भी कोई बोले, बोला क्या बोल रहे हो? 10 साल Hmm, छोड़ो, 5 साल पहले। हाँ, कोविड से पहले अगर कोई बोलता ये पेपर है आप पढ़ते इस पेपर को? चलो अब पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि कैन मशीन्स थिंक? तो मशीन एंड थिंकिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट? थिंक है। yeah। फिर आगे। Hmm। The definitions might be framed so as to reflect, so far as possible, the normal use of the words. But this attitude is dangerous. If the meaning of the words machine and think are to be found by examining how they are commonly used, it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, can machines think, हाँ, यहाँ पे is to होल्ड be. करो, यहाँ पे होल्ड करो। Hmm, तो वो एक क्वेश्चन प्रपोज करता है, कैन मशीन्स थिंक? hmm, और उसको ये ओपन लूप कर देता है, मतलब ये खुला छोड़ देता है कि भाई आप बताओ कि मशीन सोच पाएंगी या नहीं, थिंक कर पाएंगी या नहीं। hmm, कितना स्मार्ट पेपर है! हम जो रिसर्च पेपर लिखते हैं हम तो मतलब कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ही इज आस्किंग अ ओपन क्वेश्चन, और आज तक या सुपर इंटेलिजेंस तक ये क्वेश्चन चलता रहेगा सर। तो कितने इंटेलिजेंट थे एलन ट्यूरिंग। hmm। ठीक है। Way ahead of his time. सो फिर इज टू बी। Thought in a statistical survey such as Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition, I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words. The new form of the problem can be described in terms of a game, which we call the imitation game. It is played हाँ, with three यहाँ people. पे अब ये बोलता है कि जो ट्यूरिंग टेस्ट है वो इसी के ऊपर बनाया गया। ठीक है, तो जिसको इमिटेशन गेम बोला गया।
तो जो आप मूवी भी जाके देखोगे इमिटेशन गेम वो एलन ट्यूरिंग पे बनाई गई है। तो इस रिसर्च पेपर को अच्छे से पढ़ के देखोगे तो और डेप्थ में समझ आएगा कि क्या है। तो उससे आपका जो हिस्ट्री पे ग्रासअप, एक जो आपकी डेप्थ होगी ना कि एआई कहाँ से आया है, राइट, वो पकड़ बनती है। हम्म, ठीक सिमेंटिक है। जो आपकी पकड़ होगी, डेप्थ होगी एआई के ऊपर। फिर जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, एआई के एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, डेटा साइंस उसके ऊपर करेंगे, फिर उसके ऊपर मॉडल बनाएंगे, तो आपको मज़ा आएगा। समझ गए? ठीक है। बिकॉज आपकी जो यस यस। साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस है ना, वो ट्रेंड है, उसने विजन बना लिया, तब डेप्थ आएगा। ठीक है? तो फिर क्या है? अब वो इसके बाद गेम का द न्यू फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ अ गेम विच वी कॉल द इमिटेशन गेम. इट इज प्लेड विथ थ्री पीपल, a man A, a woman B, and an interrogator C, who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. He knows them by labels X and Y. And at the end of the game, he says either X is A and Y is B, or X is B and Y is A. The interrogator is allowed to put questions to A and B. Thus, C, will X please tell me the length of his or her hair? Now, suppose X is actually A. Then A must answer. It is A's object in the game to try and cause C to make the wrong identification. His answer might therefore be, my hair is single and the longest strands are about 9 inches long. In order, that tone of voice may not help the interrogator of the answers should be written or better still, typewritten. The ideal arrangement is to have a teleprinter communicating between the two rooms. Alternatively, the question and answers can be repeated by an intermediary. The object of game for the third player, B, is to help the interrogator. The best strategy for her is probably to give truthful answers. She can add such things as I am the woman, don't listen to him, to her answers, but it will avail nothing as the man can make similar remarks. We now ask the question, what will happen when a machine takes the part of A in this game? Will the interrogator decide wrongly as often when the game is played like this as he does when the game is played between a man and a woman? These questions replace our original can machine think. Next comes the critique of the new problem. As well as asking what is the answer to this new form of question, one may ask, is this new question a worthy one to investigate? This latter question we investigate without further ado, thereby cutting short an infinite regress. The new problem has the advantage of drawing a fairly sharp line between the physical and the intellectual capacities of a man. No engineer or chemist claims to be able to produce a material which is indistinguishable from the human skin. It is possible that at some time this might be done, but even supposing this invention available, we should feel there was little point in trying to make a thinking machine more human by dressing it up in such artificial flesh. The form in which we have set the problem reflects this fact in the condition which prevents the interrogator from seeing or touching the other competitors or hearing their voices. Some other advantages of the proposed criterion may be shown up by the specimen questions and answers. Thus, question: please write me a sonnet on the subject of the fourth bridge. A. Count me out on this one. I never could write poetry. Question: add 34957 to 70764. Pause about 30 seconds and then give as answer 105621. Do you play chess? Question: do you play chess? Yes. Question: I have K at my K1 and no other pieces. You have K at 6 and R1. It is your move. What do you play? After a pause of 15 seconds. R8 mate. The नाउ question and अभी answer अभी method. यहाँ पे स्टॉप करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या समझ आ रहा है सर? Now he is trying to
confirm which of the two is man and which is the woman. He is asking them questions on addition, and he is asking to write a sonnet, and he is asking, "Do you play chess?" He is trying to guess which one is man and which is woman. हाँ, तो main is he's trying to guess which one is man and which one is so he's asking certain questions, right? So Right. if integrator is successfully interpreting that which is man and woman, then what happens? Then Turing test fails. Then if not, Then Turing test then it proves that machines can think. yes. Yeah, can we move, sir? The question and answer method seems to be suitable for introducing almost any one of the fields of human endeavor that we wish to include. We do not wish to penalize the machine for its inability to shine in beauty competitions, nor to penalize a man for losing in a race against an aeroplane. The conditions of our game make these disabilities irrelevant. The witnesses can brag, if they consider it advisable, as much as they please about their charms, strengths, or heroism, but the interrogator cannot demand practical demonstrations. The game may perhaps be criticized on the ground that the odds are weighted too heavily against the machine. If the man were to try and pretend to be the machine, he would clearly make a very poor showing. He would be given away at once by slowness and inaccuracy in arithmetic. May not may not machines carry out something which ought to be described as thinking, but which is very different from what a man does? This objection is a very strong one, but at least we can say that if nevertheless a machine can be constructed to play the imitation game satisfactorily, we need not be troubled by this objection. एक minute, let me understand this. Okay, the game may be criticized on the ground that the odds are weighted too heavily against the machine. Okay, against the machine. If the man were to try and pretend to be the machine, he would clearly make a very poor showing. He would be given away at once by slowness and inaccuracy in arithmetic. Okay, really make a very poor showing. Given away at once by slowness and inaccuracy in arithmetic. Okay. May not machines carry out something which ought to be described as thinking, but which is very different from what a man does? This objection is very strong one, but at least we can say that if nevertheless a machine can be constructed to play the imitation game successfully, we need not be troubled by this objection. Okay. It might be urged that when playing the imitation game, the best strategy for the machine may possibly be something other than imitation of the behavior of a man. This may be, but I think it is unlikely that there is any great effect of this kind. In any case, there is no intention to investigate here the theory of the game, and it will be assumed that the best strategy is to try to provide answers that would naturally be given by a man. Okay. The title critic, अच्छा ये critic था. Okay. Now we come to the next topic, number 3, the machines concerned in the game. The question we put in the in one will not be quite definite until we have specified what we mean by the word machine. It is natural that we should wish to permit every kind of engineering technique to be used in our machines. We also wish to allow the possibility that an engineer or a team of engineers may construct a machine which works, but whose manner of operation cannot be satisfactorily described by its constructors because they have applied a method which is largely experimental. Finally, we wish to exclude from the machines men born in the usual manner. It is difficult to frame the definition so as to satisfy these three conditions. One might, for instance, insist that the team of engineers should be all of one sex, but this would not really be satisfactory, for it is probably possible to rear a complete individual from a single cell of the skin of a man. To do so would be a feat of biological technique deserving of the very highest praise, but we would not be inclined to regard it as a case of constructing a thinking machine. This prompts us to abandon the requirement that every kind of technique should be permitted. We are the more ready to do so in view of the fact that the present interest in thinking machines has been aroused by a particular kind of machine, usually called an electronic computer or digital computer.
Following this suggestion, we only permit digital computers to take part in our game. This restriction appears at first to be a very drastic one. I shall attempt to show that it is not so in reality. To do this necessitates a short account of nature and properties of these computers. It may also be said that this identification of machines with digital computers, like our criteria for thinking, will only be unsatisfactory if, contrary to my belief, it turns out that digital computers are unable to give a good showing in the game. There are already a number of digital computers in working order, and it may be asked, why not try the experiment straight away? It would be easy to satisfy the conditions of the game. A number of interrogators could be used and statistics compiled to show how often the right identification was given. The short answer is that we are not asking whether all digital computers would do well in the game, nor whether the computers at present available would do well, but whether there are imaginable computers which would do well. But this is only the short answer. We shall see this question in a different light later. Next comes digital computers. The idea behind digital computers may be explained by saying that these machines are intended to carry out any operations which could be done by a human computer. The human computer is supposed to be following fixed rules. He has no authority to deviate from them in any detail. We may suppose that these rules are supplied in a book which is altered whenever he is put on a new job. He has also an unlimited supply of paper on which he does his calculations. He may also do his multiplications and additions on a desk machine, but this is not important. If we use the above explanation of a definition, we shall be in danger of circularity of argument. We avoid this by giving an outline of the means by which the desired effect is achieved. A digital computer can usually be regarded as consisting of three parts. Number one, store. Number two, executive unit. Number three, control. The store is a store of information and corresponds to the human computer's paper, whether this is the paper on which he does his calculations or that on which his book of rules is printed. Insofar as human computer does calculation in his head, a part of the store will correspond to his memory. The executive unit is the part which carries out the various individual operations involved in a calculation. What these individual operations are will vary from machine to machine. Usually fairly lengthy operations can be done, such as multiply 35406754445 by 7076345687. But in some machines, only very simple ones, such as write down 0, are possible. We have mentioned that this book of rules supplied to the computer is replaced in the machine by a part of the store. It is then called the table of instructions. It is the duty of the control to see that these instructions are obeyed correctly and in the right order. The control is so constructed that this necessarily happens. The information in the store is usually broken up into packets of moderately small size. In one machine, for instance, a packet might consist of 10 decimal digits. Numbers are assigned to the parts of the store in which the various packets of information are stored in some systematic manner. A typical instruction might say, add the number stored in position 6809 to that in 4302 and put the result back into latter storage position. Needless to say, it would not occur in the machine expressed in English. It would more likely be coded in a form such as 6809430217. Here, 17 says which of various possible operations is to be performed on the two numbers. In this case, the operation is that described above, that is, add the number. It will be noticed that the instruction takes up 10 digits and so forms one packet of information very conveniently. The control will normally take the instructions to be obeyed in the order of the position in which they are stored, but occasionally an instruction such as now obey the instruction stored in position 5606 and continue from there may be encountered, or again, if position 4505 contains 0, obey next the instruction stored in 6707, otherwise continue straight on. Instruction of these latter types are very important because they make it possible for a sequence of operations to be replaced over and over again until some condition is fulfilled. But in doing so, to obey not fresh instructions on each repetition, but the same ones over and over again. To take a domestic analogy, suppose mother wants Tommy to call at the cobbler's every morning on his way to school to see if her shoes are done. She can ask him afresh every morning. Alternatively, she can stick up a notice once and for all in the hall, which he will see when he leaves for school and which tells him to call for the shoes.
and also to destroy the notice when he comes back if he has the shoes with him. The reader must accept it as a fact that digital computers can be constructed and indeed have been constructed according to the principles we have described, and that they can, in fact, mimic the action of a human computer very closely. The book of rules which we have described our human computer as using is, of course, a convenient fiction. Actual human computers really remember what they have got to do. If one wants to make a machine mimic the behavior of human computer in some complex operation, one has to ask him how it is done and then translate the answer into the form of an instruction table. Constructing instruction tables is usually described as programming. To program a machine to carry out the operation, A means to put the appropriate instruction table into the machine so that it will do A. An interesting variant on the idea of a digital computer is a digital computer with a random element. These have instructions involving the throwing of a die or some equivalent electronic process. One such instruction might, for instance, be throw the die and put the resulting number into the store 1000. Sometimes such a machine is described as having free will, though I would not use this phrase myself. It is not normally possible to determine from observing a machine whether it has a random element or a smaller effect can be produced by such devices as making the choices depend on the digits of the decimal form. Most actual digital computers have only a finite store. There is no theoretical difficulty in the idea of a computer with an unlimited store. Of course, only a finite part can have been used at any one time. Likewise, only a finite amount can have been constructed, but इसको अंडरलाइन कर दो सर, यहाँ तक। अंडरलाइन करने के लिए जो मतलब टूल हमें मार्क कर वो दो एनोटेशन। कौन से पेज पे, यू आर एट 6th पेज राइट? ओके, ठीक है। Now let us 6 पेज पर discuss है, ठीक। this thing, or we'll take a small break after 2 minutes, then we reconnect. ओके, ओके। तो अभी आपको क्या समझ आया सर? अभी वो तो ये आपने बात कह रहा है कि भाई वीडियो देखा था, लेट्स कंपेयर बोथ। हम रिसर्च कर रहे हैं राइट, वी आर लर्निंग टू रिसर्च राइट। तो अभी हम या एनालिसिस कर रहे हैं कि एक पेपर आपको पढ़ना आ जाएगा तो आप 100 पढ़ोगे, 1000 पढ़ोगे, नो प्रॉब्लम। सो ठीक है, ठीक। तो डिफरेंस कितना है जो आपने वीडियो देखा हो तो डिफरेंस आप खुद पेपर पढ़ रहे हो? डिफरेंस है वीडियो में इन एलिमेंट्स पर इस तरह से और नहीं इतनी बारीकी में नहीं गया नहीं किया। गया वो। दैट इज वाई पेपर को पढ़ना खुद से, मैं तो बोलूँगा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जो आपने वीडियो में देखा होगा, बिकॉज वो वीडियो इतना लेंदी बनाएगा नहीं, हाँ, वो 1 घंटे का बनाया तो भी ये सारी बात नहीं आती। तो भी नहीं आएगी। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम उन निटिग्रिटीज को समझते हैं कि भाई क्यों फादर बोला गया कंप्यूटर साइंस का उनको। आपने तो अभी तो हम 5-6 पेज पे ही गए, तो पूरा समझेंगे। इस पेपर को समझ गए आप तो मतलब आप एक्चुअली एआई को समझ गए सर, प्रोसेस। समझ गए। बाद में फिर आपको मैं जो भी बताऊंगा, यू विल गेट द पॉइंट कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं मशीन ऐसा क्यों करती है, वैसा क्यों करती है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, मॉडल का प्रॉब्लम क्यों है, डेटा क्यों क्लीन चाहिए, वो सारे आंसर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज हाउ वी आर लर्निंग। सो वील कंटिन्यू दिस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेपर ऑफ ऑल टाइम्स, और ये हमेशा रहेगा। और ये समझ गए तो वी कैन अंडरस्टैंड। तो विल कनेक्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। थोड़ा सा आप इसको और स्किम करो, देन वी कनेक्ट इन 5-10 मिनट्स। ओके, फाइन आप ये करो, वी कैन रिकनेक्ट। है। क्या क्या रिकनेक्ट कैसे? आई विल सेंड द लिंक अच्छा, यू विल सेंड द after लिंक 5 अगेन। 5 ओके, to 10, yeah, after 5-10 minutes आप इसको स्किम करो पूरा, and then we'll connect, and today we'll close this.